गुड मॉर्निंग साथियों। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हैं। माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हैं कि वो हमें एक अच्छी शक्ति, एक अच्छी ताकत प्रदान करे कि हम अपने कर्म की गति को वैसी की वैसी बनाए रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करें। इसके अलावा परिश्रम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। छोटी सी जानकारी दूं कि कोरोना का प्रभाव वर्तमान में बढ़ रहा है। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप एक बार फिर एक साथ मिलकर इस कोरोना का सामना करें तथा कोरोना को पराजित करें। हालांकि बाहर देश ने अपनी इस स्थिति के होते हुए भी कोरोना को मात देने में विश्व के अंदर अपनी अहम भूमिका रही है। वर्तमान में आपको पता भी है कि वैश्विक राजनीति एक नए स्वरूप की तरफ जा रही है। जो वर्ल्ड शक्ति या वर्ल्ड के अंदर जो अकेली शक्ति, ताकत, प्रभाव रखने वाला उत्तरी अमेरिका की तरफ प्रभाव था, वो धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ रहा है और चाइना अपनी छवि जमाने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडों को काम में ले रहा है। तो मेरे भारत देशवासियों, देश के लिए गौरव की बात है, देश के लिए गौरव की बात होगी कि हमारे अंदर एक स्वरूप अच्छी तरीके से देश प्रेम की भावना का होना चाहिए। हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास के अगले कदमों के अंदर हम चर्चा करेंगे चौहान वंश के तीसरे पार्ट की। चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया था। चौहान वंश जो सांबर के अंदर थे, पृथ्वीराज फर्स्ट तक वहाँ तक पढ़ लिया था। इसके अलावा अजय राज कहाँ पे लेके चला गया था? चौहान वंश को अजमेर में चला गया था और अजमेर में हमने अजय राज को पढ़ लिया था। प्रथम साम्राज्यवादी शासक चौहान वंश का कौन था? अजय राज ही था। अजमेर के अंदर स्थापना करने वाला भी कौन था? अजय राज था। इसके अलावा अजय राज के पुत्र अर्णोराज को भी हमने पढ़ लिया। अर्णोराज का पुत्र था कौन? जगदेव या जगमाल, जिसने अर्णोराज की हत्या कर दी थी। 1150 से लेकर 1153 तक उसने शासन किया था। चौहान वंश का पितृहंता शासक कहलाता है कौन है? जगदेव कहलाता है, जिसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ, चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक तथा सबसे शक्तिशाली शासक, जिसका वंश चौहान वंश का स्वर्णकाल कहलाता है। उस शासक के बारे में पढ़ेंगे और इस शासक के बारे में बहुत से बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं और पूरी की पूरी संभावना रहती है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पूछने की, जिसको दूसरे बिसल देव के नाम से जाना जाता है, जिसने एक नाटक लिखा था हरि केली, जिसको इतिहास में हरि केली के नाम से भी जाना जाता है। नाटक लिखने के कारण इसकी तुलना किससे की गई? तुलसीदास व व्यास जी से इनकी तुलना की गई थी। वही है अपने कोणे विग्रहराज चतुर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विग्रहराज चतुर्थ। इतिहास के अंदर अलग ही इतिहास रचने का कार्य किया था किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। कार्यकाल देखो कितना होगा। जगमाल को मारा था या जगमाल की हत्या इसने कर दी थी, क्योंकि जगमाल पितृहंता शासक था, अच्छा शासक नहीं था। तो इसका कार्यकाल रहेगा 1153 से लेकर 1163 ईस्वी तक। इसके मूल रूप से कार्य क्या है? मूल रूप से हम इसके बाद देखें तो ये अर्णोराज का ही दूसरा पुत्र था। एक बड़ा पुत्र जगमाल था जो पितृहंता शासक कहलाया, छोटा पुत्र विग्रहराज चतुर्थ था। इसने जगदेव को उसकी गद्दी से हटाकर चौहान वंश की अजमेर शाखा की गद्दी पर बैठ गया। और इसके जो प्रमुख कार्य पढ़ेंगे और कार्यों में पहले पढ़ेंगे इसके युद्ध। इसने कौन कौन से युद्ध किए थे? हम अर्णोराज के बारे में पढ़ते हैं कि अर्णोराज को आबू के युद्ध के अंदर चालुक्य शासक कुमारपाल ने पराजित कर दिया था। आप अर्णोराज को दोबारा देखना, देखो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और हमें वो कड़ियां याद भी रहनी चाहिए। जब ये यहाँ पे था अजमेर और यहाँ पे गुजरात का चालुक्य शासक था और वो चालुक्य शासक कौन था? कुमारपाल। देखो गुजरात और चौहान वंश के प्रत्येक शासक के युद्ध देखेंगे हम और याद भी कर लेना आप, चालुक्यों का चौहानों के साथ बहुत बार विवाद रहा था। ये था कुमारपाल और यहाँ पे था आबू। इस आबू को लेकर यहाँ पर शासक था अर्णोराज। विग्रहराज चतुर्थ से पहले इसका पिता अर्णोराज तथा कुमारपाल के मध्य युद्ध हुआ। कुमारपाल इस युद्ध में जीत गया था, मतलब अर्णोराज तो पराजित हो गया था। यही युद्ध कुमारपाल और अपने विग्रहराज चतुर्थ के बीच हुआ था और उसमें विजेता कौन बना था? विग्रहराज चतुर्थ। तो युद्ध के अंदर पहला हम देखेंगे चालुक्य शासक कुमारपाल को आबू युद्ध में पराजित किया।
यानी कि अपने पिता की हार का बदला लिया, आबू युद्ध में पराजित किया। सेकंड चीज देखो, इस समय क्या हुआ था, ये अपने इस अरब प्रदेशों से एक तुर्क आक्रमणकारी था खुसरो शाह। तो तुर्क आक्रमणकारी याद रखना भाई, बहुत बार पूछ लिया गया है। तुर्क आक्रमणकारी खुसरो शाह, खुसरो शाह को भी क्या किया था, पराजित किया। तीसरा इसने जो युद्ध किया था, थर्ड जो इसने युद्ध किया था, वो किया था दिल्ली है ना, दिल्ली, और दिल्ली के अंदर तंवर वंश का शासक था, और उस दिल्ली तंवर वंश का शासक था तोमर। क्या नाम था उसका, तोमर। याद रखना भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है, तोमर। इस तोमर को क्या किया था इसने, तोमर को पराजित किया। और इस तोमर को पराजित करने की जो जानकारी मिलती है, इसने एक अभिलेख बनाया था दिल्ली के अंदर, जिसका नाम है शिवलिंग। इस विजय के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक शिवलिंग अभिलेख की स्थापना की थी, और इस शिवलिंग अभिलेख के अंदर चौहान, अजमेर के चौहान तथा दिल्ली के तंवर वंश के जो आगे के संबंध थे, उनकी भी जानकारी मिलती है। दिल्ली के आगे के संबंधों में हम देखेंगे, विग्रह राज का पुत्र है जिसका नाम है सोमेश्वर, और सोमेश्वर का विवाह है दिल्ली के अनंगपाल की पुत्री कपूर देवी के साथ हुआ था। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका था, वह शासक कौन था जिसने दिल्ली के तंवर शासकों को पराजित किया था। चौहान वंश का कौन सा शासक था जिसने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था, वो कौन था, विग्रहराज चतुर्थ। जानकारी कहाँ पे मिलती है, शिवलिंग अभिलेख बनाया था इसने तोमर को पराजित करके, जिस शिवलिंग अभिलेख में दो शासकों का संबंध है, चौहान और दिल्ली के तंवरों के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। शिवलिंग की बात आते ही आप इस बात को समझ जाना कि अपना विग्रहराज जो चतुर्थ था, वो शैव धर्म को मानने वाला था, शैव धर्म को मानने वाला था। ऐसी बात नहीं है, शैव धर्म को मानता था। इसके अलावा एक जैन धर्मावलंबी था, याद रखना भाई, धर्म की हम चर्चा कर लेते हैं साथ में। देव धर्मावलंबी था धर्म घोष। उस धर्म घोष के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने चौहान राज्य के अंदर क्या कर दिया था, पशु वध पर रोक लगा दी थी। जैन धर्मावली धर्मघोष विग्रहराज चतुर्थ के पास गए और इस पशुवध की घोर निंदनीय निंदा की, जिससे प्रभावित होकर विग्रहराज चतुर्थ ने ये साम्राज्य के अंदर कहलवा दिया कि आज के बाद किसी भी प्रकार का पशुवध नहीं किया जाएगा। तो ये तो तीन तो थे, उसकी विजय थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तीनों ही विजय पूछी जाती हैं कि गुजरात के कौन से शासक को पराजित किया था, तुर्क आक्रमणकारी खुसरो शाह को कब या किसने पराजित किया था, दिल्ली तंवरवंश तोमर को पराजित किया। दिल्ली को पराजित करने वाला, दिल्ली पर अधिकार करने वाला एकमात्र कौन था, यही था। शिवलिंग अभिलेख कहाँ पे बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है। जानकारी चौहान व तंवरवंश की शैव धर्म की जानकारी देता है, विग्रहराज चतुर्थ ने इसको बनाया था। जैन धर्मावली धर्मघोष विग्रहराज से ये विनती करता है या ये विनती करता है कि आप पशुवध को क्या कर दो, समाप्त कर दो, और इसकी बात को ध्यान में रखते हुए पशुवध को क्या कर देते हैं, ये समाप्त कर देते हैं। ये तो हो गई विग्रहराज की पहली बात युद्धों की। युद्धों के बाद में 2 नंबर पर हम देखेंगे विग्रहराज चतुर्थ के निर्माण कार्य। विग्रहराज चतुर्थ ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस प्रकार के कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे। तो 2 नंबर के अंदर हम देखेंगे निर्माण कार्य। पहला 1158 की बात है। 1158 में उसने अजमेर के अंदर एक पाठशाला बनाई थी और उस पाठशाला का नाम रखा था संस्कृत कंठाभरण। क्या रखा था, संस्कृत कंठाभरण। और इस संस्कृत कंठाभरण के ऊपर या इस पाठशाला की जो दीवार है ना, दीवार, उन दीवारों के ऊपर हरि केली जो नाटक लिखा था, हरि केली नाटक बाद में चर्चा कर लेंगे हम। हरि केली नाटक के क्या लिखे हुए हैं, इसके ऊपर दोहे लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, दोहे लिखी हुई है। ये चर्चा तो हो गई 1158 ईस्वी में अजमेर में एक पाठशाला संस्कृत कंठाभरण, दीवारों के ऊपर हरि केली नाटक के दोहे लिखी हुई है। बाद में देखो समय अनुसार इसके अंदर एक परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन कब आया, 1192 के अंदर तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी ने, आपको पता है, आक्रमण किया था। गोरी के 2 सेनापति इंपॉर्टेंट थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, आपने नाम सुना होगा,
और एक बख्तियार काकी था। क्या नाम था? बख्तियार काकी था। कहते हैं कि 1192 ईस्वी में इस बख्तियार काकी ने इस पाठशाला को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, यानी कि क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया, यानी कि इसको खंडित कर दिया। और इसी पाठशाला को बाद में इस ऐबक ने, दूसरे सेनापति ने किसका स्वरूप दे दिया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दे दिया था। और इस 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया था और इसको क्या बना दिया? 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से क्या बना दिए कि मस्जिद बना दी। अब कहते हैं कि 2.5 दिन का नाम क्यों पड़ा? तो 2 लेखक हैं, एक तो कहता है पर्सी ब्राउन और एक कहता है मार्शल। 2.5 दिन के नाम के पीछे 2 व्यक्ति अपने मत व्यक्त करते हैं, 2 व्यक्ति अपनी बात कहते हैं। ब्राउन तो कहता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है राजस्थान की प्रथम मस्जिद है और इसका जो यहाँ पर जो प्रथम मस्जिद मानी है इसने, और पश्चिम मस्जिद के अलावा कहा यहाँ पर जो उर्स लगता है, और वो उर्स किसका लगता है? पीर पंजाब साहब का लगता है। किसका लगता है? पीर पंजाब साहब का लगता है। और पीर पंजाब साहब का ये जो उर्स लगता है ये कितने दिन का होता है? 2.5 दिन का होता है, और इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और मार्शल सीधी सी बात कहता है कि इसका जो निर्माण हुआ था, वो निर्माण हुआ था कब? 2.5 दिन में हुआ था। कब हुआ था? 2.5 दिन में हुआ था। तो याद रखना। इसके अलावा इसका पहला कि अगर मैं निर्माता बताऊं या निर्माणकर्ता बताऊं या इसका मैं शिल्पी बताऊं, निर्माणकर्ता तो कौन हो गया अपना? विग्रहराज। शिल्पी बताऊं तो इसका शिल्पी था अब्बू बकर। कौन था? अब्बू बकर। दोबारा देखो भाई, निर्माण कार्य में पहले देखेंगे 1158 ईस्वी के अंदर, 1158 ईस्वी के अंदर विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर के अंदर संस्कृत कट्ठाभरण नाम से एक पाठशाला की स्थापना की, जिसकी दीवारों पर उसके स्वयं के द्वारा रचित हरिकली नाटक के क्या लिखे थे? इसने दोहे लिखे थे। इसके बाद में बात करूं, जब 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इस युद्ध के दौरान मोहम्मद गोरी के 2 सेनापति थे, एक ऐबक था, दूसरा काकी था। काकीस ने इसको क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। मोहम्मद गोरी ने भारत का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया और आने वाले टाइम के अंदर इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने काकी के द्वारा जो ध्वस्त की गई जो पाठशाला थी उसी को एक दरगाह के रूप में परिवर्तित कर दिया, जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहलाई। अब इसके बारे में इसको 2.5 दिन के झोपड़े का नाम इसी ने दिया था। बात यह कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है, तो 2 व्यक्ति इसके ऊपर अपने मत व्यक्त करते हैं। पहला पर्सी ब्राउन कहता है कि ये राजस्थान की प्रथम दरगाह है जिसके ऊपर पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, जिसके कारण 2.5 दिन का इसका नाम पड़ा। दूसरा मार्शल महोदय कहते हैं कि इसका निर्माण 2.5 दिन के अंदर पूरा हुआ था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। हालांकि जिस मत को समर्थन प्राप्त था वो किसका मत है? पर्सी ब्राउन का मत है। तो याद रखना, तो पहला निर्माण कार्य कौन सा हो गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। दूसरे हम निर्माण कार्य की बात करें तो ये देखना आप, अजमेर के नीचे टोंक का टोंक, यहां से एक बनास नदी जाती है भाई, बनास नदी। इस बनास नदी के पास एक तो गांव बसाया था जिसका नाम था बिशलपुर नगर बसाया था। देख लेना भाई, आगे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा समझ लेना। दूसरा, यही इसी के पास, इसी टोंक के अंदर बिशलपुर गांव के पास एक बांध बनाया था, बिशलपुर बांध। बहुत पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। बिशलपुर बांध का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? बिशलपुर गांव किसने बसाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने बसाया था। विग्रहराज चतुर्थ को बिशल देव के नाम से भी जाना जाता है, तो कहते हैं कि इसने अपने नाम से बसाया था। इस बिशलपुर बांध की वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान जो ये बांध है उस बांध से जयपुर सहित, देखो टोंक के पास ही पड़ता है जयपुर सहित आसपास के 7 शहरों को जलापूर्ति की जाती है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जयपुर शहर को जलापूर्ति कहाँ से होती है, तो वो बिशलपुर बांध से होती है। कहाँ से होती है? बिशलपुर बांध से होती है। ये उसका दूसरा कौन सा कार्य हो गए थे भाई? निर्माण कार्य हो गए। निर्माण कार्यों में पहली हमने मस्जिद देख ली, दूसरा उसने एक नगर बसाया था, तीसरी उसने एक बांध बनवाया था, और इसी वर्तमान बांध से जयपुर शहर के अलावा अन्य 7 शहरों को भी जलापूर्ति का कार्य किया जाता है। जलापूर्ति का कार्य किया जाता है। अब देखेंगे, विग्रहराज चतुर्थ स्वयं एक अच्छा
कवि था। कवि था, इन्होंने एक नाटक लिखा और उन्होंने जो नाटक लिखा था उसका नाम था हरिकेली। हरिकेली नाटक इन्होंने लिखा था और इनकी एक उपाधि थी, उपाधि। इस हरिकेली के अंदर देखो क्या था, संस्कृत भाषा के अंदर था। ये थोड़ा सा मैं बात बता दूं, संस्कृत भाषा के अंदर था। इसके अंदर अर्जुन ना, अर्जुन प्लस शिव का क्या है, शिव जी का क्या है कि संवाद है। पहली बात तो ये होगी। इसी हरिकेली नाटक की कुछ लाइन ना लाइन वो दो जगह लिखी हुई है। एक तो हमने 2.5 दिन के झोपड़े पर बात कर ली और दूसरी राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की जो कब्र बनी हुई है वो बनी हुई है कहाँ पर, अपने इंग्लैंड के अंदर। और उनकी जो राजा राम मोहन राय की स्मारक मान लेते हैं हम, कब्र नाम अच्छा नहीं रहेगा। स्मारक जो बना हुआ वो कहाँ पर बना हुआ, इंग्लैंड के अंदर। और राजा राम मोहन राय के स्मारक पर भी इनके ऊपर, ब्रिस्टल शहर है, ब्रिस्टल शहर, उसके ऊपर भी क्या बने हुए हैं, ये दोहे लिखी हुई हैं। तो इन्होंने जो लिखा था, हरिकेली नाटक लिखा था संस्कृत भाषा में। हरिकेली नाटक के अंदर अर्जुन तथा शिव का संवाद है। इस हरिकेली नाटक की लाइनें या दोहे दो जगह लिखी हुई है, 2.5 दिन के झोपड़े पे तथा ब्रिस्टल शहर इंग्लैंड में स्थित राजा राम मोहन राय के स्मारक के अंदर। उपाधि थी ना, उपाधि वो थी इनकी उपाधि कवि बांधव की उपाधि थी। और ये कवि बांधव की उपाधि इनको किसने प्रदान की थी, वो व्यक्ति का नाम है जयानक भट्ट। क्या नाम है, जयानक भट्ट। इसके बाद में हम इनके देखेंगे दरबारी कवि। दरबारी कवि, दरबारी कवि की अगर हम देखने की बात करें तो दरबारी कवि था सोमदेव। दूसरा था इनका नरपति नालह। और तीसरा इनका जो दरबारी कवि था जयानक भट्ट। जयानक भट्ट ने जो पृथ्वीराज विजय लिखा था, इसके अंदर अजमेर के अलावा कश्मीर क्षेत्र की भी जानकारी मिलती है। जयानक भट्ट की अगर हम बात करें तो ये विग्रह राज चतुर्थ के काल में भी था। इसके बाद इसका पुत्र जो सोमेश्वर शासक बना था, उस सोमेश्वर के काल में भी था। और इसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान शासक बनेगा उसके काल में भी था। तो पहले हम इसके जो दरबारी कवि देख रहे हैं 3 है, सोमदेव है, नरपति नालह है, जयानक भट्ट। जयानक भट्ट ने ही इनको कवि बांधव की उपाधि दी थी। जयानक भट्ट ने क्या लिखा था, पृथ्वीराज विजय लिखा था, जिसके अंदर कश्मीर राज्य की भी चर्चा की गई है। जयानक भट्ट चौहान वंश का एक ऐसा कवि था जिन्होंने 3 राजाओं के समकालीन था, विग्रह राज, सोमेश्वर तथा पृथ्वीराज। इस नरपति नालह ने किताब लिखी थी जिसका नाम था बिसलदेव रासो। और सोमदेव ने लिखी थी ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज। तो ये क्या हो गया, इसके दरबारी कवि हो गए। दोबारा देख लेना, एक अच्छा कवि था, हरिकेली नाटक लिखा, संस्कृत भाषा में अर्जुन शिव का संवाद है, जिसके दोहे 2.5 दिन के झोपड़े तथा ब्रिस्टल शहर इंग्लैंड में स्थित राजा राम मोहन के स्मारक पर इसके दोहे लिखे हुए हैं। उपाधि कवि बांधव की जयानक भट्ट ने दी थी। जयानक भट्ट, नरपति नालह तथा सोमदेव इसके क्या थे, 3 दरबारी कवि थे। ललित विग्रह राज सोमदेव ने लिखा था, नरपति नालह ने क्या लिखा था, बिसलदेव रासो। जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय, कश्मीर के क्षेत्र का भी इसके अंदर वर्णन है। अब अगर पूछ लें तो चौहान वंश का स्वर्णकाल विग्रह राज चतुर्थ के काल को कहा जाता है। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक वो भी विग्रह राज चतुर्थ को कहा जाता है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला एकमात्र शासक, दिल्ली पर शासक जो बना था वो भी कौन था, प्रथम चौहान शासक कौन था, विग्रह राज चतुर्थी कहा जाता है। तो ये है अपना विग्रह राज चतुर्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न पहले आप इसके क्या देखोगे, कार्य देखोगे, कार्यों के बाद के अंदर इसके निर्माण, युद्ध देखोगे, युद्ध के बाद भी इसके निर्माण कार्य देखोगे, और निर्माण कार्य देखने के बाद आप इसके बारे में चर्चा करोगे कि कवि था, दरबार में क्या था, किस प्रकार से कौन कौन सी बुक इस काल के बारे में जानकारी देती है। ये 1163 तक इसने शासन किया। इसके बाद में जो शासक आया था अगला, वो था सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान
अब एक बार आप थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर ये अजमेर है, अजमेर के 3 शासक देखेंगे हम, अर्णोराज, विग्रहराज, विग्रहराज के बाद में तीसरा देखेंगे सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज चौहान भी देख लेते हैं, 4 देख लेते हैं। यहां पे थे गुजरात, और गुजरात के अंदर कौन थे? चालुक्य। यहां पे था आबू, युद्ध हमेशा आबू को लेकर होते थे। और इनके भी हम शासक देखते हैं, कुमारपाल, कुमारपाल के बाद में भीमदित्य। बात क्या हुई? कुमारपाल, आबू को लेकर युद्ध हुआ, कुमारपाल ने अर्णोराज की हत्या कर दी, सॉरी, कुमारपाल ने अर्णोराज के साथ युद्ध किया, अर्णोराज पराजित हो गया। इस पराजित का या इस हार का बदला लेने के लिए विग्रहराज ने क्या किया? कुमारपाल से युद्ध किया, कुमारपाल को जीत गया। तीसरे हम बात करें, जब यहाँ का शासक भीमदित्य बन चुका था, तो वो कुमारपाल की हार का बदला लेने के लिए सोमेश्वर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जब सोमेश्वर पर आक्रमण किया, उस समय आबू का शासक, ध्यान रखना कौन था भाई? जेतर सिंह था, और उसने आबू को क्या कर लिया? अपने अधिकार के अंदर कर लिया। किसने? भीमदित्य ने। सोमेश्वर के काल में ये आबू फिर किसके पास चला गया? चालुक्यों के पास चला गया, और इसी क्रम के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने भीमदित्य पर आक्रमण किया और इसको क्या कर दिया था? पराजित किया, और अपने पिता की हार का क्या लिया था, या अपने पिता की मृत्यु का क्या लिया था? इसने बदला लिया था। तो ये जो गुजरात है और ये जो गुजरात के चालुक्य हैं, इनका संबंध 4 तो राजाओं से रहा है और इधर 2 राजाओं से रहा है, कुमारपाल, अर्णोराज तथा विग्रहराज, भीमदित्य, सोमेश्वर तथा पृथ्वीराज। कुमारपाल ने अर्णोराज को हराया था और विग्रहराज ने फिर कुमारपाल को हरा दिया। भीमदित्य ने इस आबू के लेकर सोमेश्वर की हत्या कर दी थी, और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज ने भीमदित्य की हत्या कर दी थी और आबू को अपने अधीन वापस ले लिया। तो सोमेश्वर चौहान के बारे में हम इसके शासनकाल को देखें तो 1163 से लेकर 1177 तक। अब इसके अंदर सोमेश्वर चौहान की दूसरी बात करें तो सोमेश्वर चौहान की जो पत्नी थी ना, पत्नी, उसका नाम था कर्पूरी देवी, और ये कर्पूरी देवी दिल्ली का शासक। देखो, विग्रहराज चतुर्थ के समय दिल्ली के साथ अच्छे संबंध हो गए थे। दिल्ली के शासक अनंगपाल की क्या थी? पुत्री थी। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, इस सोमेश्वर चौहान की जो हत्या थी, वो हत्या किसने की थी? चालुक्य शासक भीमदित्य ने की थी। और इस समय जो मैंने आबू का शासक बताया, वो आबू को लेकर युद्ध हुआ था। तो आबू का शासक कौन था इस समय? जेतर सिंह था। कौन था? जेतर सिंह। एक प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका भाई, याद रखना आप, चौहान वंश के अंदर चित्रकला का जो स्वर्णकाल कहलाता है, वो चित्रकला का स्वर्णकाल किसका काल कहलाता है? सोमेश्वर का काल कहलाता है। किसका काल कहलाता है? सोमेश्वर का काल। चौहान वंश के अंदर चित्रकला का काल सोमेश्वर का काल कहलाता है। अब पढ़ेंगे एक अच्छा वीर योद्धा, सोमेश्वर चौहान तथा कर्पूरी देवी से उत्पन्न संतान पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्लास कल हम इसी समय किसको पढ़ेंगे? पृथ्वीराज चौहान को। और इसी के साथ अजमेर के चौहानों तथा सांबर के चौहानों की जानकारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद में हम रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। उसके बाद में नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान तथा सिरोही के देवड़ा चौहान पढ़ेंगे। हालांकि सिरोही के, नाडोल के, पाली के, रणथंभौर के सभी चौहानों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद साथियों।